जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज में। जो लोग इकोनॉमी कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स कर लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हमारा 7th सेक्शन चल रहा था एग्रीकल्चर, और उसी में हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज हमारा नाबार्ड होने वाला 7.11 नंबर पॉइंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता रहती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और इसी के साथ हमने पॉलिटी का पूरा सीरीज़ किया हुआ है 365 पीटी का, तो आप लोग जाइए उसे भी देखिए। उसके साथ मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक ही वीडियो में सारा का सारा पूरा पॉलिटी बुक कंप्लीट किया हुआ है हम लोगों ने। तो जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा रिवीजन टाइम के लिए, तो उसे देखिए, जरूर से जरूर देखिए। जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोग के नज़र में कोई ऐसा है जो यूपीएससी प्री इस बार देने वाला है तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि यहाँ पे है हाँ, आज का हमारा टॉपिक ये आ रहा है। बस शुरू करने से पहले आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो न्यूज़ में क्यों था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड हैज सक्सेसफुली रेज्ड INR 1,1041 करोड़ थ्रू इट्स 5-year सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है, तो SIB is an innovative financing mechanism in which government enters into arrangement with social services providers such as NGOs and investors to pay for the delivery of predefined social outcomes. The Pipri Chinkwad Municipal Corporation (PCMC) in Maharashtra Pune district signed a memorandum of understanding with the United Nations Development Program UNDP India to co-create India's first social impact bond SIB. About NABARD, तो जेनेसिस क्या है, तो इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवारामन कमेटी 1982 बाय द NABARD एक्ट 1981 बाय ट्रांसफरिंग कौन कौन सा, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ RBI एंड सेकेंड है रेफरेंस फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिफाइंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARCD। मिनिस्ट्री क्या होगा, तो एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑनरशिप होगा तो वोनली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विजन क्या है, तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ नेशन फॉर फॉरेस्टिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। मिशन इसका क्या होगा, तो प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनोवेशंस। फंक्शन ऑफ NABARD क्या है, तो क्रेडिट रिलेटेड फंड फंक्शन। पहला है प्रोवाइडिंग रिफाइंस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया, और दूसरा facilitating credit flow for promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage and village industry, handcraft and other rural crafts. नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन में क्या होगा, तो सपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इफर्ट्स ऑन रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPOs, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PSCs एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन। और इधर है थ्रस्ट on the promotion of livelihood opportunities and micro enterprises, support research and development, rural innovation etc. Initiative taken by NABARD कौन कौन सा, तो promotion and development कौन सा, तो around 5 lakh crore has been sanctioned under the country's rural infrastructure development fund RIDF created in NABARD. Watershed development fund and tribal development fund are other important livelihood interventions. The Wadi model has become a vital livelihood intervention for the tribal population. Refinancing क्या हो जाएगा, तो in the last 42 years NABARD has refinanced rupees 20 lakh crore in the rural economy. Refinancing is taking a newer loan to pay off existing debt, strengthening rural financial institution. PFIs, NABARD supervises rural cooperative bank RCBs and regional rural bank RRBs. और अगला टॉपिक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। तो न्यूज़ में क्यों था, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म होस्टेड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स जस्ट एंड resilience agri food system about ICAR। तो मिनिस्ट्री ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जेनेसिस क्या हो जाएगा, तो फॉर्मली नोन एज
Imperial Council of Agriculture Research, established in 1929 as a registered society under the Societies Registration Act 1860, in pursuance of the report of the Royal Commission on Agriculture. Function इसका क्या होगा? The apex body for coordinating, guiding and managing research and education in agriculture, including horticulture, fisheries, and animal sciences in the country. अदर इन्फॉर्मेशन में क्या होगा? तो विथ 113 ICAR इंस्टीट्यूट एंड 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड. रोल ऑफ ICAR टुवर्ड बेटर एंड रिजिलियंट एग्री फूड सिस्टम क्या हो जाएगा? तो क्रॉप वेराइटीज़ इसमें होगा. की रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलपिंग न्यू हाई इल्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप. राइस वेराइटी क्या क्या है? तो जया है, फर्स्ट राइस वेराइटी रिलीज्ड इन इंडिया. नेक्स्ट इज स्वराना, पूषा बासमती 1121 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस ETC. वीट का वैरायटी क्या है? तो HD 2967, DBW 187 ETC. फ्रूट्स वैरायटी में क्या होगा? तो अम्रपाली हो जाएगा, पोमीग्रेनेट भागवा हो जाएगा ETC. सीड प्रोग्राम क्या है? तो ICAR डिपॉजिटेड सीड इन द सबलबर्न ग्लोबल सीड वॉल्ट एज सेफ्टी डुप्लीकेट्स. जीनोमिसिस में क्या होगा? तो हेल्प टू एस्टैब्लिश द नेशनल जीन बैंक इन न्यू दिल्ली, सेकेंड हाइएस्ट जीन बैंक इन द वर्ल्ड. ICAR partnered in the global genome sequencing of rice, wheat, tomato, and potato, and independently sequenced the genome of pigeon pea, jute, mango, and fishes. Promote climate smart farming through rainwater harvesting, climate resilient varieties such as Rati ML 365, pigeon pea BRG1, BRG2, BRG5, and hydroponic cropping. बायोटेक्नोलॉजी सोल्यूशन क्या होगा? तो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप लाइक सोलपार लाल, फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड पोमोग्रेनेट वैरायटी. ग्राउंडनट गिरनार 4 and 5, पूसा 00 मस्टर्ड 31, फर्स्ट कोनेला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वैरायटी ETC टू टैकल malnutrition. Developed पूसा decomposer for in situ and ex situ crop residue decomposition to mitigate residue burning programs. India developed first cloned buffalo in the world and Pratham, the world's first in vitro fertilized buffalo calf. Consultative Group on International Agriculture Research CGIAR क्या है? तो established in 1971, it is a strategic partnership of donor that support 15 international research centers working in collaboration with government, civil society organization, and private businesses. CGIAR is a global research partnership for a food secure future dedicated to transferring food, land, and water system in a climate crisis. It focuses on 5 impact areas. तो इम्पैक्ट एरिया 5 कौन कौन सा है? तो पहला है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी. सेकेंड इज पॉवर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड एंड जॉब्स. थर्ड इज जेंडर क्वालिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन. अगला है क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन. एंड लास्ट इज इन्वायरमेंटल हेल्थ बायोडाइवर्सिटी. अगला हमारा हेडिंग है माइनिंग एंड इंडस्ट्री. उसमें पहला न्यूज़ है द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023. न्यूज़ में क्या था? तो रिसेंटली द पार्लियामेंट पास द माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बिल 2023. उस न्यूज़ में क्या है? तो मोर ऑन द न्यूज़, इट विल amend the Mine and Mineral Development and Regulation MMDR Act 1957. MMDR was comprehensively amended in 2015 to bring several reforms in the mineral sector, such as establishing the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust. The act was further amended in 2016, 2020 and 2021 to bring further reform in the sector, such as removing the distinction between captive and merchant mines, removing the restriction on the transfer of mineral consensus. Key feature of the act क्या होगा? तो पहला, introduction of exploration license for deep seated and critical minerals. उसमें हो जाएगा license to undertake reconnaissance and prospecting operations for critical and deep seated minerals. Next है auction. The exploration license EL will be granted through an auction for mineral specified in the 7th schedule of the MMDR Act. The 7th schedule contains 29 minerals including lithium bearing, copper bearing, potash and zinc bearing minerals.
Validity of EL issued for 5 years. Request for an extension of up to 2 years can be applied to the state government. माइनिंग लीज में क्या हो जाएगा? द ब्लॉक्स एक्सप्लोर्ड बाय द लाइसेंस would be auctioned for mining lease with the prescribed timeline, which will fetch better revenue to the state government. The exploration agency shall be entitled to a to a share in the auction premium payable by the mining lease holder. सेकेंड हो जाएगा omission of 6 minerals from the list of 12 atomic minerals. The omission of 6 minerals from the list of 12 atomic minerals specified in Part V of first schedule to the MMDR Act. It proposes to omit 6 minerals referred in the infograph. कौन कौन सा 6 मिनरल है? omitted minerals देख लेते हैं पहले यहाँ पे. ब्राइल एंड अदर बेरिलियम बेयरिंग मिनरल्स पहला हो जाएगा. दूसरा है लिथियम बेयरिंग मिनरल्स. थर्ड है नोबियम बेयरिंग मिनरल्स. फोर इज टाइटेनियम बेयरिंग मिनरल्स एंड ओर. अगला है टैंटेलियम बेयरिंग मिनरल एंड लास्ट इज जिरकोनियम बेयरिंग मिनरल एंड ओर्स. These minerals have value application in the space industry, electronic communication, etc., and are critical in the net zero emission commitment of India. Opening to private sector, the inclusion of mineral in the list of atomic mineral reserves their mining and exploration to government entities. Upon removing this mineral from the said list, exploration and mining of this mineral will also be opened up for the private sector. Next is empowering the central government to exclusively auction mineral consensus for critical minerals. पहला हो जाएगा रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. द अमेंडमेंट empowers the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals listed in new Part D of the first schedule to the MMDR Act. Part D of the first schedule includes critical minerals such as tungsten, cadmium, mineral of the rare earth group, fertilizer mineral, and mineral being removed from the list of atomic mineral. Another role of a state government. Even though the central government would conduct the auction, the mining lease or composite lease for this mineral to the successful bidder will only be granted by the state government. The auction premium and other statutory payments shall continue to be received by the state government. अगला है क्रिटिकल मिनरल्स. तो कौन कौन सा क्रिटिकल मिनरल है देख लेते हैं. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीज्ड द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द कंट्री ऑन क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया. तो न्यूज़ में क्यों था? मोरल न्यूज़. The Ministry of Mine has constituted a committee for identification of critical and strategic mineral. The list comprises 30 critical minerals, including 17 rare earth elements (RREs) and 6 platinum group elements (PGE). REE include 15 lanthanides, atomic number 57, which is lanthanum 271 in the periodic table, plus scandium, atomic number 21, and yttrium 39. REE are classified as light REE, LREE, and heavy REE, HREE. The criticality of mineral is judged mainly on 2 parameters. तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा पैरामीटर है. तो क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स पहला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्लस सप्लाई रिस्क इज इक्वल टू क्रिटिकलिटी ऑफ द मिनरल्स. तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है? तो डिस्ट्रप्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स. अगला है GVA मल्टीप्लायर स्कोर. नेक्स्ट इज क्रॉस कटिंग इंडेक्स. और सप्लाई रिस्क में क्या आ जाएगा? तो गवर्नेंस वेटेड मिनरल कंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट EOLRR, इम्पोर्टेंस रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स. The list will serve as a guiding framework for policy formulation, strategic planning, and investment decision in the mining sector. What are critical minerals? Critical minerals are elements that are the building block of essential modern technologies and are at risk of supply chain disruption. For example, क्या हो जाएगा? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, etc. For India, major import source include कोबाल्ट चाइना, USA एंड जापान से, लिथियम आता है चिली, रसिया एंड चाइना से, निकल आता है स्वीडन एंड चाइना से. These minerals are now used everywhere for making mobile phones, computers to batteries, electronic vehicles, and green technologies like solar panels and wind turbines. Based on these individual needs and strategic
consolidation, different countries create their own list. Innovatives taken with respect to critical minerals, कौन कौन सा है? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. It will build new supply chain underpinned by critical minerals possessed in Australia. अगला है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP. India has joined MSP with which is a US-led collaboration of 14 countries that aim to catalyze public and private investment in critical mineral supply chain globally. Supply Chain Resilience Initiative SCRI. India, Japan and Australia unveiled SCRI to enhance the resilience of supply chain in Indo-Pacific region and reliance on China. अगला टॉपिक है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 23 रिसेंटली एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट. तो इसको परसेंट से एसेंट मिल गया. तो मोर ऑन द न्यूज़ क्या है? तो एक्ट हैज़ अमेंडेड द ऑफशोर एरिया मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002. इट प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स इन द टेरेस्ट्रियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल, exclusive economic zone EEZ and other maritime zone of India. Offshore mineral resources are controlled and regulated by the union. Offshore mining is the process of retrieving mineral deposit from the deep seabed at a depth of more than 200 meters. की चैलेंज ऑफ द एक्ट क्या हो जाएगा? तो पहला ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 और ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023. तो दोनों में क्या क्या आंसर है? पहला लाइसेंस के तरफ से आंसर देखते हैं, अंतर देखते हैं. तो डिफरेंट लाइसेंसेस फॉर रिकॉन्शियसनेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन 2023 में क्या हुआ? तो कंपोजिट लाइसेंस फॉर ग्रांटिंग राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एज वेल एज प्रोडक्शन. वैलिडिटी क्या था 2002 के टाइम पे? तो प्रोडक्शन लीज इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड अप टू 30 ईयर्स, फर्दर रिन्यूड फॉर अप टू 20 ईयर्स. और 2023 में क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्शन लीज अंडर द कंपोजिट लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 50 ईयर्स. तो अब एक ही बार में 50 साल इसको बढ़ा दिया गया है. ऑक्शन प्रोसेस क्या था 2002 के टाइम में? तो प्रोवाइड्स फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेंसस थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन. और 2023 में हो गया प्रोवाइड टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स टू द प्राइवेट सेक्टर बाय competitive bidding via production lease and composite lease. Mining in reserved area 2002 में था allow the government to reserve offshore area that are not held under any operating right. 2023 में हो गया allows the administrative authority to grant a composite license or production lease to the government or a government company. न्यू प्रोविजन इन द एक्ट 2023. क्या क्या न्यू प्रोविजन हुआ? तो माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल, exploration, production and composite lease will be granted only to the government or government companies. Offshore area mining trust क्या हो जाएगा? तो B will manage fund under the public account of India that will be non-lapsable in nature. Funds will be used for specified purpose including exploration in offshore area etc. अगला न्यूज़ है नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल NGDRP. तो न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस लॉन्च द NGDRP. अबाउट NGDRP क्या है? तो इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी NMEP 2016. इट विल मेक अवेलेबल ऑल जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन डाटा इन द पब्लिक डोमेन ऑन अ डिजिटल geospatial platform. The Geological Survey of India GSI has given the responsibility to establish it. About NMEP 2016. It aimed at accelerating the exploration activity in the country through enhanced participation in the private sector. Key features क्या है इसका? तो auctioning of identified exploration blocks for exploration by the private sector on a revenue sharing basis, creation of baseline geoscientific data as a public good, to map the entire country with low altitude and close space flight to precisely locate the deep seated mines such as gold, silver, copper etc. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं. तो जेनेसिस क्या है? तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1851. मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. फंक्शन इसका है तो क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक डाटा, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट एंड एयरबॉर्न एंड मेराइन सर्वे. रीजनल ऑफिस क्या है? तो लखनऊ में है, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता में है.
अगला स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। तो न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन EZE फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2023 इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 55 ऑफ द SEZ एक्ट 2005। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो SEZ फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2023 अमेंडेड SEZ रूल 2006। द सेंटर हैज अमेंडेड द SEZ रूल टू अलाउ द demarcation of a portion of the build-up area in an information technology IT or information technology enabled service ITES SEZ says as a non-processing area subject to condition including repayment of tax consensus attribute to the area। क्या है, तो पहला प्रोसेसिंग एरिया इज एंड सेज इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन rendering of services. The non-processing area is for supporting infrastructure. Demarcation of a non-processing area shall not be allowed if it results in decreasing the processing area to less than 50% of the total area or less than the area specified. The businesses engaged in ITES says in an non-processing area shall not avail any rights or facilities available to SEZ units। अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, क्या है, तो सेज इज स्पेसिफिकली delineated duty free enclave deemed to be foreign territory for trade operation ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेज क्या है, तो पहला जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड इज प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, अगला है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। Any private, public, joint sector or state government or its agencies can set up SEZ. SEZ has been established in several countries including China, India, Jordan, Poland, Kazakhstan, Philippines and Russia. SEZ Act 2005 has been enacted followed by SEZ rules which come into effect in 2006. The area under SEZ cover a broad range of zone types including export processing zone EPZ, free zones FZ, industrial zone IE, free trade zone FTZ, free ports, urban enterprise zone and others। Presently 276 SEZ are operational in India। Total export from SEZ stood at 155.8 billion in 2022-23। This includes 61 billion of goods and 94.2 billion of service export। Incentives offered to SEZ, कौन कौन सा इंसेंटिव है, पहला है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट a domestic procurement of goods for the development, operation and maintenance of SEZ units. Next is exemption from central sales tax, service tax and state sales tax. These have now subsumed into GST. Other levies, if exempted by the representative state government, supplies to SEZ are zero rated under the IGST Act 2017. Single window clearance for center and state level of approvals। अगला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। तो न्यूज़ में क्यों था, द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू लॉन्च प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर न्यू सेक्टर एंड विल असेस द नीड फॉर कोर्स करेक्शन फॉर सेम सेक्टर। अबाउट PLI स्कीम क्या है, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 PLI इज अ स्पेशल इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोड्यूसर to promote manufacturing in multiple sectors. The incentives are linked to the performance of the organization, that is, the government provides incentive for incremental sales. PLI scheme is built on the functional foundation of multiple sectors with the incentive outlay of rupees 1.97 lakh crore to strengthen their production capabilities and help create job champions। Benefit of PLI scheme क्या क्या है, तो strengthen manufacturing sector। PLI can significantly restructure India's domestic manufacturing, push its share in GDP to 25%. It can ensure self-reliance and increase in export. Capital expenditure, the implementation of PLI scheme will lead to a potential capital expenditure capex of rupees 2.5 से 3 lakh crore over the scheme period. It will account for 13 to 15% of average annual investment spending in key industrial sector। Spur green investment, nearly 55% of a scheme is exported to be in green sectors such as electronic vehicles, solar, photovoltaic etc। सेक्टर्स अंडर PLI स्कीम, तो कौन कौन सेक्टर आता है, पहला है मेडिकल डिवाइसेस, नेक्स्ट इज ऑटो एंड ऑटो कंपनीज,
कंपोनेंट्स, अगला है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंडमेंट्स, नेक्स्ट इज फार्मा ड्रग्स, अगला है फूड प्रोडक्शन, नेक्स्ट इज टेक्सटाइल, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी हार्डवेयर, अगला है सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, अगला है स्पेसिफाइड स्टील, स्पेशलिटी स्टील्स, अगला है वाइट गुड्स, नेक्स्ट इज फार्मा, एपीआई एंड केएसएम, अगला है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, नेक्स्ट इज एसीसी बैटरी, अगला है ड्रोन्स, नेक्स्ट इज ड्रोन कंपोनेंट्स। फिर अगला मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएलआई स्कीम क्या है? पहला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए मैन्युफैक्चरिंग हब बाय क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियंस। नेक्स्ट स्कीम है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। अगला ऑब्जेक्टिव है अचीव सेल्फ रिलायंस विद ग्लोबली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। PLI 2.0 फॉर इट्स हार्डवेयर स्कीम क्या है? तो न्यूज़ में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री नोटिफाइड PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर स्कीम फॉर enhancing India's manufacturing capabilities and enhancing export. More about the news में क्या है, तो India's share in global electronic manufacturing has grown from 1.2% इन 2014 टू 3.75% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। की फीचर ऑफ द स्कीम में क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in the value chain. टारगेट सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज, सर्विस सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स, USFF। टेन्यूर इसका क्या हो जाएगा, तो सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। बाउंडेटरी आउटले क्या हो जाएगा, ₹17,000 करोड़। इंसेंटिव पर कंपनी क्या हो जाएगा, शैल बी अप्लीकेबल ऑन नेट इंक्रीमेंट सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओवर बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सब्जेक्ट टू डिफरेंट सेलिंग्स। एग्जाम बेनिफिटेड ऑफ द स्कीम क्या है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 3.53 लाख करोड़ बीइंग ब्रिंग एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,430 करोड़ इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग will lead to generation of 75,000 additional direct jobs. अगला सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, तो न्यूज़ में क्यों था, तो गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इनवाइट न्यू एप्लीकेशंस फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर द मॉडिफाइड सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम। About modified Semicom India program, तो the Ministry of Electronic and Information Technology मैत्री launched the program in 2021. It aimed to provide attractive incentive support to companies consortia that are engaged in silicon semiconductor fab, display fab, component semiconductors, semiconductor design, etc. Support under the scheme will be provided for 6 years. India Semiconductor Mission within Digital India Corporation, Maitri is the designated nodal agency for implementing the program. India Semiconductor Market size क्या होगा, तो reports project India Semiconductor market to value about $64 billion in 2026, showing 3 times growth from 2019. चिप मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, तो इंडिया हैज़ बिकम द हब फॉर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन विथ नियरली 2,000 चिप्स बीइंग डिजाइंड पर ईयर। R&D इन द इंडस्ट्री में क्या होगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D in this industry, which includes electronic production and embedded system, generates about $2.5 billion in revenue. 4 स्कीम मॉडिफाइड सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम कौन कौन सा, तो पहला मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब इन इंडिया, नेक्स्ट इज मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब इन इंडिया, अगला है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब, disrupt semiconductor fab and semiconductor ATMP OSAT facilities in India. नेक्स्ट इज डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव DLI स्कीम, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो नर्चिंग 100 डोमेस्टिक कंपनीज ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड अचीविंग सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सिनेरियो एंड इंडियाज रोल क्या है, तो मेजर प्रोड्यूसर प्रेजेंटली ताइवान इज द वर्ल्ड लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग सेमी चिप्स with producing over 60% of bulk semiconductor and over 90% of most advanced one. India's role क्या है, India has positioned itself as a player in the critical semiconductor technology field, providing an opportunity for companies to diversify their bases from China. In 2022, India signed India-US Initiative on Critical and Emerging Technologies ICET deal. India launched its India Semiconductor Mission ISM in 2021 and Production Link Incentive PLI scheme for the semiconductor industry.
अगला न्यूज़ है हमारा नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। तो न्यूज़ में क्यों था, तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOH एंड FW रिलीज्ड ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 टू रिप्लेस द फार्मेसी एक्ट 1948 एंड द एग्जिस्टिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI विथ नेशनल फार्मेसी कमीशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेशन क्या है, तो प्रमोट नेशनल हेल्थ गोल्स, प्रो प्रो improving access to quality and affordable pharmaceutical education, increase the availability of high quality pharmacy professionals and promote equitable healthcare, establish an effective grievances redressal mechanism for resilient matters, transparent assessment of pharmacy institution and facilitating the maintenance of pharmacy register of for India। फार्मेसी सेक्टर इन इंडिया क्या है, तो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन, 70% of WHO's vaccine, that is diphtheria, pertussis, tetanus, DPT, Bacil, calamity, Jerni, BCG are sourced from India। मेजर सेगमेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या क्या है, तो पहला जेनरिक ड्रग्स, नेक्स्ट इज वैक्सीन, बल्क ड्रग, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बायोसिमिलर एंड बायोलॉजिक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। फार्मेसी एक्ट 1948 क्या है, तो कंस्टिट्यूटेड विथ द एम ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, स्टैंडर्डाइजिंग यूनिफॉर्म ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इंडिविजुअल इंटरिंग द प्रोफेशन। The central government shall constitute a central council, namely Pharmacy Council of India (PCI). The Act also specified for constitution and function of State Pharmacy Council for registration of pharmaceutics। Pharmacy Council of India (PCI) क्या है, तो Genesis, established as a statutory body under the provision of Pharmacy Act 1948। Ministry क्या है, तो Ministry of Health and Family Welfare। Objectives क्या है, तो Regulation of Pharmacy Education and Profession and Practice of Pharmacy। फंक्शंस क्या है, तो प्रिस्क्राइब एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड द यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, इंसेप्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, अप्रूव कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मेंटेन सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ फार्मासिस्ट। की प्रोविजन ऑफ ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 क्या है, तो क्रिएशन ऑफ नेशनल फार्मेसी कमीशन विथ फंक्शन इंक्लूडिंग, पहला फ्रेम पॉलिसीज एंड रेगुलेट स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रीवांसेज ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। Next is collaborate with industry and other institution for the use of cutting edge technology। अगला exercise applicate jurisdiction with respect to decision of boards। अगला third boards, central government shall constitute 3 boards functioning under NPC, namely Pharmacy Education Board, Pharmacy Assessment and Rating Board and Pharmacy Ethics and Regulation Board। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डिवाइस पॉलिसी 2023। न्यूज़ में क्यों था, तो कैबिनेट अप्रूव नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। एम ऑफ द पॉलिसी क्या है, तो मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस ओवर नेक्स्ट 25 ईयर्स, हेल्प मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर ग्रो फॉर फ्रॉम प्रेजेंट 11 बिलियन टू 50 बिलियन इन 2030, फैसिलिटेट an orderly growth of medical devices sector to meet public health objective to access affordability, quality and innovation। About medical devices sector, India industry is currently fourth largest Asian medical device market after Japan, China and South Korea। However, it has significant presence of several multinational companies with about 75 to 80% of sales generated from imported medical devices। Salient features of policies क्या है, तो पहला रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग by creation of a single window clearance system for licensing, enhancing role of Indian standard like BIS and designing a coherent pricing regulation। Next is enabling infrastructure, establishment and strengthening of large medical device parks cluster equipped with zero class common infrastructure facilities in proximity to economic zone। Next is facilitating R&D and innovation, establishing centers for excellence in academic and research institutions, innovation hub, plug and play infrastructure and support to startups, attracting investment in the sector, encouraging private investment, series of functioning and vulture capitalist and public private partnership,
Human resource development, leveraging available resource in Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for skilling, reskilling, and upskilling of professionals. Development partnership with foreign academic industry organization. Multidisciplinary courses for medical devices in existing institutions. Brand positioning and awareness creation. Creation of a dedicated export promotion council for the sector. Learning from the best global practices of manufacturing and skilling system. रिलेटेड न्यूज़ में क्या था तो असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज scheme was launched with an aim to strengthen medical devices cluster by providing financial assistance and to strengthen and establish more testing laboratories for medical devices. Next scheme is under Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizer. नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ द स्कीम क्या है 2023-24 से लेकर 2026-27 तक. स्कीम हैज़ 2 कंपोनेंट्स. कौन कौन सा? तो कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव है और इंसेंटिव्स है. कंपोनेंट 1 है असिस्टेंस फॉर कॉमन फैसिलिटीज. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू स्ट्रेंथन मेडिकल डिवाइस क्लस्टर कैपेसिटी फॉर देयर सस्टेन्ड ग्रोथ बाय क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. और इंसेंटिव्स क्या है? तो पहला है लिमिट टू सपोर्ट विल 70% ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट cost or ₹20 crore, whichever is less. For Himalayan and Northeast region state, grant in aid would be 20 crore per cluster or 90% of the project cost, whichever is less. अगला है असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन अवेलेबिलिटी of more medical devices testing laboratories in order to boost manufacturing of quality medical devices. Incentives क्या है? तो limit of support will be 70% of the approved testing facilities. Project cost of ₹5 crore, whichever is less. For Himalayan and Northeastern region state, grant in aid would be 5 crore per cluster or 90% of the project cost, whichever is less. अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला न्यूज़ है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI. न्यूज़ में क्यों था? तो इंडिया लॉन्च द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड ड्यूरिंग द वर्चुअल G20 लीडर्स समिट. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है? तो GDPIR इज़ वन ऑफ द 3 DPI deliverable that were endorsed by the G20 New Delhi leader declaration. Other 2 deliverable includes a framework for building DPI and mobilizing finance for DPI development in low and medium income countries LMICs. Global Digital Public Infrastructure Repository GDPIR and Social Impact Fund SIF. तो पहला GDPIR देख लेते हैं. तो डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एम इसका क्या है? तो ब्रिज द नॉलेज गैप in the choices and methodologies required for the design, construction, deployment and governance of DPIs. Constituents क्या है? तो GDPIR showcase the information in the standardized format from countries and organizations that have developed DPI at scale, incorporating elements such as maturity scale, source code, and governance framework. Currently, the GDPIR features 54 DPIs and 16 countries. सोशल इम्पैक्ट फंड SIF क्या है? तो एम इसका क्या है? तो गवर्नमेंट लेड मल्टी स्टेक होल्डर इंसेंटिव्स इनिशिएटिव टू फास्ट ट्रैक DPI implementation in the global south. It's a platform for stakeholders to contribute to the fund and help accelerating SDGs achievement in low and medium income countries LMICs through GDPI. Funding क्या हुआ? तो it has pledged an initial commitment of $25 million to SIF. It will provide financial support for upstream technology and non-technical assistance in countries developing DPI. What is digital public infrastructure? DPI क्या है? तो DPI is a set of shared digital systems which are secure and interoperable, build an open standard and specifications to deliver and provide equitable access to public and or private services at a societal scale. तो यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं. तो डिजिटल क्या है? तो इनेबल्ड रिमोट पेपरलेस प्रेजेंसलेस सर्विस डिलीवरी reducing cost and increasing access. Digital railroads
पब्लिक क्या हो जाएगा, तो पब्लिक ग्रीवांसेज एंड अकाउंटेबिलिटी टू पीपल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, तो इनेबलर फॉर नेशनल स्केल इनोवेशन, एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन। इकोसिस्टम लेड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, तो डीपीआई कैन बी प्राइवेट सेक्टर लेड, पब्लिक प्राइवेट लेड और पब्लिक सेक्टर लेड। इकोसिस्टम लेवल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, तो कैन बी लेवर्ज्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन। की पिलर्स ऑफ डीपीआई क्या हो जाएगा, तो ओपन, इंटरऑपरेटेबल, एक्सटेंसिबल एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी, रिवर्स्ड governance framework with transparent legal framework, data protection etc, resilient local ecosystem, eliminating economic, technological, social barrier, ensuring community participation। Foundational elements क्या हो जाएगा, तो a strong DPI has three functional system: identity, payment and data exchange। India's DPI architecture, known as India's stack, consists of Aadhaar identity, UPI and Aadhaar enable payment and DigiLocker and account aggregator data exchange। नेक्स्ट इज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, ताकि उनको भी करंट अफेयर में काफ़ी अच्छा महसूस हो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें। जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।